एम्प्टी सेट 5 को इस तरह से नोट कर दें, ये 5 ए इंटरसेक्शन बी, ये बताया था डिसजॉइंट सेट्स, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। एक एग्जांपल दिया था, जैसे एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 5 6 7 8। तो अगर मैं बोलता हूँ ए और बी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं, अगर मैं इसमें 2 लिख दूं तो फिर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिख जाएगा, वो होगा 2। पर अभी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम ऐसे बताते हैं, मतलब एम्प्टी सेट। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर 5 हो, इंटरसेक्शन होता है कॉमन एलिमेंट्स, और यूनियन मतलब दोनों को मिला दो। अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ ए यूनियन बी, तो उसमें क्या होता है, ए और बी दोनों को मिला देते हैं, मतलब 1 2 3 5 6 7 8, इसलिए इसमें और यूज होता है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, इसमें एंड यूज होता है इसमें, क्योंकि जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब इन ए एंड बी बोथ, वो इंटरसेक्शन में आता है। ए में हो या बी में हो, और वो ए यूनियन बी में आता है। अगर इंटरसेक्शन 5 है तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, नो एलिमेंट कॉमन। और यूनियन का मतलब दोनों को मिलाना होता है। जो डेफिनेशंस में पहले पढ़ा चुका हूं दो दिनों में, वो नए स्टूडेंट्स पहले इनसे नोट कर लें। नोट करने में मतलब ये कि स्क्रीनशॉट्स आप शेयर कर दें इनके साथ में, दिया आप इन दोनों को, दो तीन जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको शेयर कर देना। जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन किए वो दिया से मांग लें, वो उसको शेयर कर देंगे नोट्स। तो नोट्स का मतलब है पिक्स जो हमने इस पर स्क्रीनशॉट पे लिए थे, जिससे वो नोट करके रखेंगे तो उनको समझ में आएगा थोड़ा। अब ये डेफिनेशन कल तक हो चुकी थी कंप्लीट हमारे पास कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सबसेट्स क्या होता है, प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, एम्प्टी सेट्स क्या होता है, इंडेफिनिट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है, फाइनाइट सेट्स क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली है सेट्स के बारे में पिछले 2-3 दिनों में। ठीक है, तो 2-3 दिनों में जो पढ़ा है वो सारी डेफिनेशंस थी, और इस चैप्टर को बोला जाता है सेट चैप्टर। सेट चैप्टर, इसके बाद आएगा रिलेशन और फिर आएगा फंक्शन। तो जो सेट, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर्स हैं, इन दो चैप्टर में स्पेशली सेट्स और रिलेशंस के अंदर डेफिनेशन वर्क करती है, फॉर्मूले नहीं होते। और ऐसी अलजेब्रा का नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो हम ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं जो हायर मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बोल दिया था कि आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं ना, उनके लिए बार बार बोलना मुझे जरूरी होता है, क्योंकि हंसी मजाक का खेल नहीं है हायर मैथमेटिक्स को पढ़ना कि चलो 10th में जैसे जैसे पढ़ लिया, तो ये ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सीरियसनेस चाहिए पढ़ने के लिए। तो हायर वर्ड को ड्रॉप मत करना कभी भी, जब जब पढ़ो 11th की बैच कि भैया हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसको उतना ही सीरियसली टाइम दें, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये सब्जेक्ट, और पुराने सारे बेसिक कांसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे आपके, आगे तक क्लासेस में काम आने वाले हैं। भले आप एमबीए करो या आप साइंस लो या कॉमर्स लो, कोई सा भी सब्जेक्ट लो, विदाउट मैथ्स भी पढ़ेंगे तो भी ये सब्जेक्ट आपको आगे इतना काम आने वाला है। ये आपको आज नहीं, आज से 5 साल बाद पता लगेगा कि सर ने जो बात बोली थी बहुत सही थी, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये 11th 12th की मैथ्स बहुत यूज होती है। 9 10 का मैथ्स 10 तक यूज होता है, 10 के एग्जाम तक, लेकिन उसको भी स्ट्रांग कर देता है 11th 12th का मैथमेटिक्स, अगर आप एक बार उसे ढंग से पढ़ लेते हैं। एनीवे, तो हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, यूनियन का मतलब बता दिया, इंटरसेक्शन का मतलब भी मैंने समझा दिया आपको। नाउ अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, और कुछ लॉज हैं जो सेट्स के अंदर चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे आपको मैथमेटिक्स के अंदर पहले नेचुरल नंबर पढ़ाया, होल नंबर पढ़ाया, इंटीजर्स पढ़ाया, फिर उनको प्लस करना, उनको माइनस करना, उनको इनटू करना, उनको डिवाइड करना सिखाया। छोटी क्लासेस में ये बात किया ना आपने, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। ऐसे हमने अभी सेट्स पढ़े और उनके टाइप्स को पढ़ लिया, सेट्स भी पढ़ लिया और उनके टाइप्स को भी पढ़ लिया। तो इन सेट्स के टाइप्स और क्या होते हैं सेट्स, इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप होगी, कैसे सेट्स को हम मिलाएंगे,
कैसे उनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स को देखेंगे, वो इंटरसेक्शन और यूनियन में पढ़ लिया। अब इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो तो नेचुरल नंबर में हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में लगती है, दो नंबर को प्लस करो a प्लस बी और b प्लस a इक्वल आता है, बट a माइनस बी और b माइनस इक्वल नहीं आता है, नॉट कम्यूटेटिव। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी ना आपने। सिमिलरली सेट्स में भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी, और सेट एकदम नया चैप्टर 9 10 तक नहीं पढ़ा हमने इन चीजों को, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के लिए हमने सेट्स जरूर नाम वर्ड यूज कर लिए थे कहीं पे, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, ऐसे जरूर हमने पढ़ा है ना। आल्सो नोन एज लॉज ऑफ सेट। सेट के कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, प्रॉपर्टीज एक ही बात होगी यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी A union B equal to B union A, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका फर्स्ट पॉइंट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन B, सेकंड पॉइंट। इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसमें होती है, नेचुरल नंबर में होती है ना, 2 + 3 = 3 + 2, ऐसे ही 2 * 3 = 3 * 2, ऐसे ही A और B को मिलाओ या B और A को मिलाओ, यूनियन का मतलब बता दिया मैंने, वैसे याद बोला करने के लिए बोला था, मजदूरों की यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, टेस्ट वाले दिन सब मिल जाते हैं, अपन सब दुश्मन दोस्त सब एक हो जाते हैं ना, जिस दिन टेस्ट होता है सब एक दूसरे को बताने में लगे रहते हैं, यूनियन है ना, स्टूडेंट्स यूनियन। यूनियन का मतलब मिल जाना, तो A में B को मिलाओ या B में A को मिलाओ, एक ही बात है ना। A और B का इंटरसेक्शन और B और A का इंटरसेक्शन, दोनों में एक A और B में जो कॉमन है, B और A में कॉमन है, एक ही बात होगी। अब ये जो छोटे-छोटे से प्रॉपर्टीज हैं, इनके प्रूफ भी करने हैं अपने को, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है प्रूव दैट। अब 10th तक ये चीजें नहीं चलती थी, तो 12th तक आपने कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं करा प्रूव दैट a + b = b + c, नहीं किया आपको, ऑनेस्टली आप बोलोगे हाँ सर हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं करे। यही चीजें, यही डिफरेंस 10th में और 11th के अंदर हायर मैथमेटिक्स के अंदर, बेसिक चीजें जो है उनके प्रूफ भी करने पड़ते हैं सम टाइम। हर चीज का प्रूफ नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रूफ करने पड़ते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए आगे की हायर मैथमेटिक्स और जो पढ़नी है वो समझ में आने लगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दो होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए को बी और सी में मिलाओ, जैसे 2 + 3 + 7 ऐसा लिखते थे आप, उसको ब्रैकेट को चेंज कर देते थे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन के लिए यूनियन के लिए लिखना। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नंबर कैसे लिखते थे आप, x into y plus z, क्या लिखते थे, x into y plus x into z। ये रसगुल्ला इन दो आदमी को दे दो, x को, इस रसगुल्ले को y को भी दे दो, इस रसगुल्ले को z को भी दे दो, तो x y x z दे दो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। x y x z ये वाला साइन हो जाता है। सिमिलरली इसमें यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी बनाए, यहाँ पे दो ऑपरेशन है, यूनियन को इंटरसेक्शन के साथ में लिखेंगे, ए यूनियन बी, इसको इसके साथ में, ये वाला साइन बीच में आ जाएगा, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसके इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें ऐसी प्रॉपर्टी हमने बचपन में नहीं पढ़ी मैथ्स में, ऐसे x + y * x + z, ऐसा कहाँ पढ़ा आपने आज तक, लेकिन ऐसा भी होता है, पर ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा में नहीं होता, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर या फिर कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें जब चलता है। जो स्टूडेंट कंप्यूटर एडवांस में पढ़ चुके हैं अपनी इंटरेस्ट के लिए, उन्हें पता है कि इस तरह की चीज मैथ्स के अंदर उन्होंने अलजेब्रा के अंदर जो पढ़ी है कंप्यूटर की उसमें जरूर पढ़ा है। तो ये बेसिक तो अपने पढ़ा है बच्चों से, लेकिन ये नहीं पढ़ा है।
उसी से कंपेयर करके जब आप इनटू और प्लस की जगह यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और यूनियन, फोर्थ प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वर्ड यूज भी कर सकते हैं, तो बुक में आइडेंटिटी लॉ मिलेगा आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, प्रॉपर्टी भी। आइडेंटिटी ऐसा होता है ये दो होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। दिया जैन पढ़ के बताओ कि मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पढ़ के बताओ। So A union phi equals to A. और सेकंड, So A intersection universal वाला set equals to A. वेरी गुड। यही चाहता था कि कुछ स्टूडेंट इसको क्या यूनियन पढ़ देते थे, यूनियन और इंटरसेक्शन साइन कभी एक साथ नहीं आते, कभी भी मैथ्स में ऐसे साइन एक साथ नहीं देखे होंगे आपके, दोनों साइन एक साथ थोड़ी आएंगे, तो ऐसे यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ कभी नहीं आएगा मैथ्स में ना। ये यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग समझाता हूँ ये क्या है? यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट, ये क्या है और ये क्या है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ को समझने के लिए आइडेंटिटी लॉ को समझने के लिए हम पहले बचपन में जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी है, आइडेंटिटी लॉ जो बचपन में पढ़ते हैं, बचपन से मेरा मतलब है 10th तक की मैथ्स, क्योंकि बचपन खत्म हो चुका है मैथ्स का, यहाँ से हम हायर मैथ्स पढ़ते हैं और रियली मैथ्स 11 से शुरुआत होती है, जिसे हम बोलते हैं ना, वो यहाँ से है। तो बचपन तक जो मैथ्स पढ़ी है उसके अंदर आपने आइडेंटिटी कई बार यूज किया होगा, खूब धड़ल्ले से यूज किया आइडेंटिटी वर्ड, आइडेंटिटी इनवर्स 6 7 से स्टार्ट हो गए थे बोलना। तो हम अगर आपको याद दिलाएं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो एकदम आपके माइंड में आंसर आएगा वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर मैं पूछता हूँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो आपके माइंड में आंसर आएगा एकदम माइंड में जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या था, बचपन में आपको टीचर्स ने ऐसे समझाया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वापस वही वाला नंबर दे देता है। जैसे मान लो 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 का 7 के साथ या 7 का 1 के साथ वापस 7 आ जाएगा। 10 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करें, 10 into 1 1 into 10 वापस 10 आ जाएगा। 3/2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करें, 1 का मल्टीप्लाई 3/2 into 1 वापस 3/2 आ जाएगा। मतलब सेम नंबर आ जाता है मल्टीप्लाई करने पर। तो उस पर्टिकुलर नंबर को उस ऑपरेशन का, उस पर्टिकुलर नंबर को उस ऑपरेशन का क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए बोला जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी किसी ऑपरेशन की होती है, ये वर्ड ध्यान रखना। और वो एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको यूज करने के साथ, उस ऑपरेशन को लेकर यूज करने के साथ उस नए नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही चीज यहाँ पर भी यूज होगी। जैसे हम प्लस की बात करें, 5 को किसी से भी 0 को किसी के भी साथ में प्लस करके देखो, 5 + 0 0 + 5 5 आ जाएगा। 7 को किसी 0 को 7 के साथ प्लस करके देखो, 7 + 0 0 + 7 7 आ जाएगा। 3/2 + 0 0 + 3/2 3/2 आ जाएगा। तो प्लस ऑपरेशन के लिए 0 इज द आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी किसी ऑपरेशन की होती है और वो एक ऐसा नंबर होता है जिसका यूज करने से दूसरा जो नया नंबर लेते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उस ऑपरेशन के साथ। इधर देखो, अब ये चीज आपको मैंने रिवाइज करी कि पुरानी जो आती थी, नहीं भी आती थी ना, तो मैंने आपसे कहा ना इस चीज को आप समझना जरूरी है, ये चीजें समझना जरूरी आती है वो, लेकिन उसको ढंग से आप समझे, क्योंकि हायर मैथ्स पढ़ना मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ना, तो ये पुराने पाप धीरे धीरे धुलते रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजों को पढ़ते जाते हैं ना 11th क्लास में ढंग से, तो और नहीं तो सोते सोते पढ़ रहे हैं, आराम करते हुए पढ़ रहे हैं ना, तो फिर कुछ नहीं, फिर आराम ही करेंगे। और लोकल तो सोचना मत कि 11th क्लास लोकल एग्जाम है, लोकल में तुम लोकल रह जाओगे बाद में, क्योंकि जब तक एडवांस नॉलेज होगा नहीं तो आगे 12th क्लास में समझ में कुछ आने वाला नहीं। यूनियन की आइडेंटिटी फाइल ऐसा बोलते हैं। देखो यूनियन एक ऑपरेशन है,
और वो ऑपरेशन नंबर्स पे नहीं लगता। कभी भी आपने ऐसा मत देखना, मैथ्स में कहीं नहीं देखेंगे आपके 2 यूनियन 3 कितना होता है, ये मैथ्स में होती ही नहीं ये चीज। और कभी भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि एक सेट लिखा अपना दूसरा सेट लिखा उसके बीच में प्लस का साइन हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सेट्स को प्लस नहीं करते, सेट्स को प्लस नहीं करते, माइनस जरूर होता है, पर वो वाला ऑर्डिनरी माइनस नहीं होता, उसका तरीका कल बताया ए माइनस भी क्या होता है। तो दो सेट्स को प्लस करते नहीं, ऐसे दो नंबर को यूनियन नहीं करते, दो नंबर को प्लस करते। तो ये यूनियन एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिए फाइव आइडेंटिटी का काम करती है। मतलब यूनियन हमने एक ऑपरेशन पढ़ा, जैसे प्लस एक ऑपरेशन है तो जीरो उसकी आइडेंटिटी, यूनियन के लिए फाइव एक आइडेंटिटी है, क्योंकि फाइव को किसी भी सेट में मिला दो, यूनियन का मतलब होता है मिलाना। अब इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, फाइव है बताया मैंने आपको, जब इसमें कुछ होता नहीं, इसको किसी में भी मिलाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या उस सेट के ऊपर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वापस नहीं आ जाएगा। सीधी सी बात होगी, जैसे ये 1 है और ये इनटू है और ये 5, 5 into 1 इक्वल टू 5। तो इनटू की आइडेंटिटी 1 थी, तो यूनियन की आइडेंटिटी क्या बोलूंगा मैं? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन? What is the identity of union? बोलो एक जना कोई भी। 5. Yes, yes. 5. 5 is the identity for union. 5 is identity for union. Now, intersection करो। अगर किसी सेट को हम यूनिवर्सल सेट में मिलाते हैं, देखो यूनिवर्सल सेट को कल मैंने आपको समझाया था एग्जांपल लेके, मान लो हमारा नीमच यूनिवर्सल सेट है, मतलब सबसे बड़ा सेट है। थोड़ी देर यूनिवर्स का मतलब ही समझ रहे हो आप, पूरा सबसे बड़ा। तो यूनिवर्स हम नीमच को मान रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए, और राजस्व कॉलोनी उसका एक सबसेट है, उसके अंदर है। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि बताओ नीमच राजस्व, ये नीमच क्या है? यूनिवर्सल सेट, और ये राजस्व कॉलोनी छोटा सबसेट है इसका। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? नीमच में और राजस्व कॉलोनी में क्या कॉमन है? राजस्व कॉलोनी। राजस्व जो कॉमन है वो छोटी राजस्व सी, कॉलोनी। हाँ नीमच में, और एमपी को मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट, पूरा एमपी यूनिवर्सल सेट है। इंदौर, मंदसौर, रतलाम, नीमच, चित्तौड़ ही बोलूंगा मैं उसमें ना, चित्तौड़ एमपी में नहीं आता, ये सब उसके सबसेट है, उसके अंदर बैठे हुए। ठीक है, इसके एमपी के अंदर। तो मैं बोलता हूं बताओ रतलाम का, रतलाम इसको ले लेता हूं ए को, और ये इंटरसेक्शन रतलाम और एमपी, ये एमपी यूनिवर्सल सेट, रतलाम और एमपी में क्या कॉमन है? बोलोगे रतलाम, दोनों में कॉमन तो रतलाम ही मिलेगा ना, रतलाम के भाग से कॉमन कैसे मिलेगी एमपी में और उसमें? तो एमपी, एमपी और रतलाम दोनों में कॉमन, तो ए हो गया, वापस वही सेट आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे आप? 5 जैसे आपने बोला किसकी आइडेंटिटी है? यूनियन की। ऐसे यूनिवर्सल सेट किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी? इंटरसेक्शन। जैसे आपने बोला था ना प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, ये बचपन में पढ़ा था। ये एरो मतलब हम आइडेंटिटी होती है, मैंने पूरा वर्ड्स में नहीं लिखा, इसी चीज के लिए बोल रहा हूं। ये प्लस और इनटू दो ऑपरेशन थे, चार ऑपरेशन पढ़े ना, प्लस इनटू डिवाइड मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेशन, ऐसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो प्लस और इनटू दो ऑपरेशन नहीं है, प्लस का अपोजिट माइनस होता है और इनटू का डिवाइड होता है। तो दो बेसिक ऑपरेशन ये थे, ऐसे यूनियन और इंटरसेक्शन दो बेसिक ऑपरेशन पढ़े, उनका मीनिंग समझाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी ये। एक एक नंबर के क्वेश्चन में जब पूछते हैं ना तो दिमाग खराब हो जाता है। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन? कुछ भी बोलते हैं स्टूडेंट, सोचते भी नहीं और कुछ भी आंसर दे देते हैं, मतलब ऐसा आंसर देते हैं जिसकी आप मतलब इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। यार ये क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा हूँ मैं, इसको कुछ पता ही नहीं है क्या है यार, कुछ भी ऊपर आंसर दे रहे हो, फिर ऐसा लगता है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन? सर एन डबल। अरे एन डबल क्या होता है? वो एन डबल आगे मैं पढ़ूंगा थोड़े दिनों बाद, आपको आएगा याद। वो एन डबल एक नया वर्ड आता है और स्टूडेंट को पूरे साल भर वही याद रहता है, एन डबल। तो हर भी एन डबल बोल देते हैं। ऐसा पिछले कई सालों से मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैं स्ट्रेस में रहता हूँ बच्चों के ऐसे आंसर सुन सुन करके। यार इन बच्चों को पढ़ाते समय इतना ध्यान से बता रहा हूँ, फिर भी इनका ध्यान कहीं और है। और अब तो आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, घर में बैठे हो आराम से एसी में, है टेबल पे भी बिठा दिया कुछ लोगों को, बिस्तर में पढ़ रहे थे तो, और क्या है, घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, घर में साथ में साइड में खाना पीना भी चल रहा होगा, और पेटीज वेटीज मंगवा के रखी होगी आसपास से, मस्त ही पढ़ाई में, मस्त पढ़ाई चल रही है। अब तो अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए।
तो ये चार प्रॉपर्टी मैंने लिखी है। एक और प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको। ए डैश का डैश इक्वल टू ए, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही आ जाता है। देन सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन था, एक मैथमेटिशियन था। रामलाल और गीताबाई नाम के अपने लॉ नहीं बन पाए, क्या करें अपन लोग। रामलाल और गीताबाई तो बिस्तर में बैठे हैं आराम से और पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो गीताबाई और रामलाल का नाम से कोई लॉ बने नहीं, बहुत कम बने। श्री धराचार्य जी जंगल में बैठ के बनाया था फॉर्मूला किसके साथ। ऐसे डी मॉर्गन मैथमेटिशियन था, उसने एक ये लॉ बनाया, दो बनाए। ए यूनियन बी का डैश, कॉम्प्लीमेंट का मतलब देख पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन। न्यू स्टूडेंट्स हैव पेशेंस, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें। कुछ चीजें तो समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, पर ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा समझ में आएगा, इतना बोल सकता हूँ, क्योंकि दो तीन दिन ही हुए इसको पढ़ाए हुए, ज्यादा नहीं। ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ये डैश दोनों पे अलग अलग करते हैं तो यूनियन क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन उल्टा हो जाता है। एक और पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ऐसे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, ऐसी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है। इस तरह से a माइनस बी यूनियन सी, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, आठ प्रॉपर्टी है। दोनों के आंसर मैंने जान करके नहीं लिखे, मेरा कुछ लॉजिक है उसके पीछे, वो मैं आपको पढ़ाने के बाद भी लिखूंगा, प्रूव करने के बाद देखो आंसर क्या आया। क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, वो चीज क्लियर करने के लिए कैसे याद आ जाएगी कोई चीज। ये आठ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है। अगर आप बुक देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में तो चार पांच ही दे रखे हैं, दो तीन एक्स्ट्रा लिखी है मैंने इसमें, लेकिन ऐसी और भी प्रॉपर्टीज और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। फॉर्मूले का काम भी करेंगे, प्रॉपर्टीज का काम भी करेंगे, लॉ भी है, और इनके प्रूफ भी आते हैं एग्जाम में। कुछ प्रूव करके देना होगी आपको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। सर डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? डबल कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने एक सेट ए लिया 1 2 3, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, बड़ा सेट होता है इसका सबसेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसको छोड़ के जो एलिमेंट बचेंगे, मतलब 4 5 6 7, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दो, जो बचेगा वो यूनिवर्सल सेट, इसको u माइनस ए भी बोलते हैं। अब ये जो एडेश आया इसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लो, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, ऐसे ही तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब 4 5 6 7 को छोड़कर इसमें क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में 1 2 3, मतलब वापस ए आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने प्रूफ करके दिया है ना आपको, ये कैसा प्रूफ करके दिया है, एक एग्जांपल से प्रूफ करके दिया। तो एग्जांपल से प्रूफ नहीं चलते हैं, प्रूफ करने के लिए अपन थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे, और थ्योरेटिकल प्रूफ करने के लिए कुछ डेफिनेशन जो पहले मैं पढ़ा चुका हूं उनका खूब यूज होगा भी यहाँ पर। अब देखो कैसे यूज होगा, मैं प्रूव करके देता हूं इन प्रॉपर्टीज को, ये भी करके दे दूंगा आपको, आएगा समझ। अभी एग्जांपल से समझाया, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइम नहीं, प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहा हूं मैं, p1 प्रॉपर्टी 1 थी ना, प्रॉपर्टी 1 फर्स्ट लॉ का प्रूफ करते हैं। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन प्रूव करने के लिए एक तो ये डेफिनेशन यूज होगी इक्वल टू की, और एक डेफिनेशन होगी यूनियन की। क्या कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा टू सेट्स इक्वल कब होते हैं, क्या डिफाइन दी थी मैंने आपको, टू सेट्स इक्वल कब होते हैं, कुछ डिफाइन दी थी मैंने। जब उसके एलिमेंट्स उनके एलिमेंट्स सेम हो। उसके एलिमेंट्स इक्वल हो। एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, ठीक है।
इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट में छोटा सा डिफरेंस बताया था ना, याद है? Yes, sir. कार्डिनल नंबर का बोला। यस सर। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में ये डिफरेंस था कि इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम, भले उनका ऑर्डर इधर उधर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इक्वल सेट्स में ना, पर इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। देखो इधर एग्जांपल से याद दिला देता हूं, ए बी सी इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। एक सेट दूसरे सेट के जो सिमिलर का साइन ट्रायंगल में यूज करते हैं ना, वो यहाँ पर इक्विवेलेंस में यूज करते हैं, इक्विवेलेंट सेट। लेकिन अगर ये इक्वल बोल रहा हूं मैं 1 2 3 इज इक्वल टू 2 3 1, तो जो एलिमेंट्स इधर है वही एलिमेंट्स इसमें आएंगे, बिल्कुल एक जैसे एलिमेंट्स होगा, टोटल एलिमेंट्स सेम, रिपीट तो करते नहीं सेट्स के अंदर, ये डिफरेंस है। तो मुझे क्या करना है, ये वाला सेट इक्वल लाके दिखाना है, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिख ही नहीं रहे सर, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सर इक्वल है, दिख रहा है हमें साहब, एग्जाम में तो लिखेंगे हमें ये दिख रहा है, दिख, हम क्या लिखेंगे, इसका हर एलिमेंट इसमें है, ऐसे बोलोगे, मतलब इसको अगर हम ए ले रहे हैं और इसको हम बी ले रहे हैं समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, तो आप ऐसा बोलेंगे ना, इसका हर एलिमेंट इसमें दिख रहा है सर, ये बोलोगे, और साथ में ये भी बोलोगे सर इसका भी हर एलिमेंट इसमें दिख रहा है, तभी जाके आपकी हर बात पूरी होगी। अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो, तो आप बोलोगे सर इसका हर एलिमेंट इसमें दिख रहा है, पर इसका हर एलिमेंट इसमें नहीं दिख रहा है, ये इक्वल नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसी कंसेप्ट का मैं यूज करने वाला हूँ अभी इधर। इसका हर एलिमेंट इसमें है पर इसका हर एलिमेंट इसमें नहीं, तो ए और बी इक्वल नहीं है, लेकिन अभी तो इक्वल बताना है तो मैं तो ऐसे दूंगा ना एग्जांपल, इसका हर मेंबर इसमें, इसका हर मेंबर इसमें, पर ये एग्जांपल है समझने के लिए, हम एग्जांपल से नहीं करेंगे इनको, एग्जांपल से वो तो 9th क्लास के अंदर दूसरे स्टेट बोर्ड में ये सब मिलते हैं आपको, अपने सीबीएसई के अंदर 9th क्लास में ये वाला चैप्टर नहीं, पहले चला करता था बहुत पहले 2000 के आसपास, 2003 के बाद हटा दिया इसको सीबीएसई ने 9th क्लास में से, तो ये पहले चलता था, तब ये एग्जांपल से चलते थे वहां, क्योंकि वहां लेवल इतना हाई नहीं रखते थे। चलो, हमें इसका हर एलिमेंट इसमें दिखाना है, इसका हर एलिमेंट इसमें दिखाना है, मतलब क्या प्रूव करें, कोई बताएगा? देखो, इसका हर मेंबर इसमें दिखा दो, मतलब मैं ये प्रूव कर दूं ए बी का सबसेट है। देखो सबसेट की डेफिनेशन ये कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, अगर इसका हर मेंबर इसमें दिखा दिया तो ये इसका सबसेट है, और फिर मैं क्या प्रूव कर दूं, कि ये बी भी ए का सबसेट है, मतलब क्या हो जाएगा, बी का हर एक मेंबर ए में, मतलब ए का हर मेंबर बी में, बी का हर मेंबर ए में, अगर ऐसी चीज प्रूव हो जाती है तो दोनों सेट इक्वल होते हैं। ये इक्वल की डेफिनेशन मैं आपको लिखा चुका हूं, यस और नो, देख लो आप इक्वल की डेफिनेशन पेज पलट कर, अगर आपने नोट्स बना लिए हो, नहीं तो क्या करोगे, ऊपर स्क्रॉल करोगे और वो पिक ढूंढोगे कहां पे पढ़ा है सर ने। अभी भी कुछ स्टूडेंट बिल्कुल नगर पालिका के बाबू टाइप के हैं जो सोच रहे हैं यार बनाएंगे आराम से बैठकर, अभी लॉकडाउन तो खुले उसके बाद बनाएंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा ना तो इतना सारा वर्क एक साथ बढ़ेगा आपके ऊपर कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये वर्क साथ साथ जैसे आज जो मैंने पढ़ाया ना, इसको नोट्स के अंदर रेगुलर लिखते रहेंगे ना तो आपके नोट्स बनते रहेंगे, नोट्स बनते रहेंगे। तो देखो आपको मैंने इक्वल की डेफिनेशन में चीज बता रखी होगी, उस दिन समझाया है, अच्छी तरह से याद है। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए और बी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में आए है तो मैं इसी को इसमें यूज करने जा रहा हूं, मेरा रफ में समझा भी दिया है। चलो इधर अब आ जाते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। हमें बताना है कि ये इसका सबसेट है और फिर ये बताना है कि ये इसका सबसेट है। बहुत ध्यान से समझाना पड़ता है मुझे 11th क्लास में इसके शुरुआत में, क्योंकि आप लोगों की है ना अभी कंडीशन बहुत नाजुक है, क्रिटिकल केस वाली कंडीशन होती है आईसी वाली, क्योंकि एक तो पहले तो डिसाइड नहीं रहता है कि लाइफ में करना क्या है ना, फिर मजे लेते लेते हम नए सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही मजे लेते लेते में पढ़ते तो सीरियसनेस नहीं रहती। जब आपकी सीरियसनेस नहीं रहती ना तो ये चीजें ऐसी टफ चीजें आती है एकदम अचानक, तो वो वैसी समझ में नहीं आती, क्योंकि एक तो आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप मजे में पढ़ रहे हो, और लोकल अलग दिमाग में घुसा हुआ रहता है बच्चों के, वो टेंशन दे देता है। इसलिए इन ऑर्डर की मेरी इमेज भी खराब नहीं हो,
नहीं तो आप लोग अरे पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे, नहीं क्या करूं, यही किसी भी टीचर से पढ़ के देखो यही है, अगर वो टीचर ढंग से पढ़ाता होगा तो आपको सब चीजें, नहीं तो थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ा के तो सबको खुश किया जा सकता है और उसको लगता है मजा आ गया, वो चीज अलग है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को इक्वल बताने के लिए इसका हर मेंबर इसमें बताना है और इसका हर मेंबर इसमें बताना, मतलब एक दूसरे के सबसेट बताना है, एग्जैक्टली ये चीज करनी है। अब सबसेट कैसे बताते हैं, इस पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं नीमच इज ए सबसेट ऑफ एमपी, तो एकदम क्या माइंड में आता है आपके, नीमच छोटा है एमपी बड़ा है, एकदम एक तो ये चीज आई माइंड, बिल्कुल सही सोचा आपने, और आना भी चाहिए, नीमच छोटा है एमपी बड़ा और वो नीमच एमपी के अंदर भी है। तो सबसेट की डेफिनेशन के हिसाब से ये हो गया, ये एमपी है और ये नीमच है, ये पूरा एमपी है, एमपी के अंदर नीमच आ गया। पर मैं इसको इसी चीज को ऐसे बोलूं कि नीमच में कोई भी एक आदमी उठा लो जिसमें नहीं हुए, अगर मैं नीमच में हूं तो मैं एमपी में भी हूं कि नहीं, क्योंकि नीमच एमपी का सबसेट है, तो नीमच का हर आदमी एमपी में होगा ही होगा ना, इसका सबसेट है, तो बाहर थोड़ी इसके अंदर ही है ना। तो अगर सबसेट प्रूव करना होता है हमको क्या प्रूव करना होता है कि इसका हर मेंबर जो छोटा सेट है नीमच, मतलब नीमच का हर आदमी इसमें है एमपी में, ये प्रूव कर दो। अब नीमच का हर आदमी एमपी में ये प्रूव कर दो, और वो आदमी मैंने अपने आप को ही ले लिया कि मैं ये बताता हूँ कि देखो मैं नीमच में हूँ लेकिन मैं साथ में एमपी में भी ये प्रूव करके देता हूँ। तो कैसे प्रूव करोगे, ऐसा होता है वैसे ही पता, आप नीमच में हो तो एमपी में हो, तो आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गया। चलो इसी चीज को हम यहाँ बढ़ाते हैं, ये नीमच, ये हमारा एमपी, ठीक है, नीमच का हर मेंबर एमपी में पहुंचाना है, यही बताना है ना आपको। तो इसका एक मेंबर तो लेना पड़ेगा ना, जैसे एक मेंबर हमने यहाँ पर मैंने कह दिया था तरुण सर, टी लिया था, अब मैं टी नहीं लूंगा क्योंकि टी तो पर्टिकुलर समझाने के लिए गया था। लेट x belongs to a union b, ये हमारा नीमच है और ये एमपी है। अभी ऐसे चल रहा है हमारे फर्स्ट केस में, तो दूसरे केस में इसका उल्टा करेंगे, नीमच एमपी का सबसेट है ये प्रूव कर रहा हूं। नीमच का एक मेंबर ले लिया x, ये तरुण सर है और ये नीमच, x belongs to a union b, और ये कोई सा भी एलिमेंट लिया है इसको ऐसे लिखते हैं। एक स्टूडेंट पूछता सर ये क्या लिखते हैं आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब मर्जी से किसी को भी ले लिया, अभी तरुण सर लिया तो नहीं, तरुण सर नहीं लेना हमको अच्छे नहीं लगते, हमको और कोई दूसरे वो टीचर ले लो, एक्स वाई जेड उनका नाम वही वो ले लो, कोई भी हो सकती है, नीरज का कोई सा भी मेंबर ले जाए, इसलिए एक्स लिखो। चलो इसके बाद वाली स्टेप अब स्टार्ट होती है 11th की मैथ्स। x belongs to a union b, दर्शिका ए यूनियन बी की डेफिनेशन देखो और पढ़ो ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी समझ में आए आपने क्या पढ़ा। डेफिनेशन पढ़नी है, देखकर पढ़नी है, अगर आपने नोट्स बना लिए, आई बिलीव स्ट्रांगली दैट यू हैव रिटन ऑल दीस नोट्स, मेरा जो ट्रस्ट है वो तोड़ मत देना। Yes, sir. ए यूनियन बी का लिख लिया होगा नोट्स। A union B is equals to X is such that X belongs to A or X belongs to B. वेरी गुड, और आता है x belongs to a और x belongs to X belongs to B. yes, मैं यहाँ वही लिखा हूँ, x belongs to a and b, x belongs to a और x belongs to b by definition of union। ये लिखना पड़ेगा साइड में, नया फॉर्मूला है, बिल्कुल नई चीज पढ़ी है, कोई तरीका नहीं कि a plus b का होल स्क्वायर तो b लिखेंगे साइड में तो चल जाएगा, तो लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो पहली बार पढ़ी है अपन, 3-4 साल 11th क्लास पढ़ोगे तो फिर पहले मत लिखना, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। Look here, x belongs to a और x belongs to b, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, इस चीज को अगर मैं ऐसा लिखूं इंग्लिश के सेंटेंस के ध्यान में रखते हुए, तो कोई फर्क पड़ता है कि इसकी मीनिंग में x a में है या x b में है, उसको मैं बोल रहा हूं x b में है या x a में है, बात तो वही हुई ना, कोई इसके लिए कोई रीजन नहीं है, लॉजिकली लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है मैथ्स के हिसाब से, ठीक है सर कोई बात नहीं। अब इसमें वापस वही डेफिनेशन जो दर्शिका ने अभी बोली कि अगर a यूनियन b होता तो इधर a आता है इधर b आता है, और अगर इधर b इधर a है तो मैं इधर क्या लिखूं,
लिखूंगा X belongs to B यूनियन A, ये लिखूंगा ना डेफिनेशन ऑफ यूनियन। ये देखो आपने X नीमच में से लिया था, ये एक यूनियन B, और मैं बोल रहा था ना जो नीमच में से X लिया है वो किधर एनपी में मतलब B यूनियन में दिखना चाहिए, तो वही X है, ये वही टर्म्स है जो अभी नीमच में दिख रहे थे और अब आपको एनपी में दिख रहे हैं। हरी बात समझ में, जो इधर का एलिमेंट था कोई सा भी लिया था आर्बिट्ररी का मतलब कोई भी लिया, आपको मैंने उधर बता दिया। अगर इधर का हर एलिमेंट इधर पहुंच गया इसका क्या मतलब हुआ, A यूनियन B सबसेट है यूनियन A का डेफिनेशन यही है। सबसेट का मतलब यही होता है इसका हर मेंबर उसके अंदर होना चाहिए, इसके इक्वल टू का साइन लगाएं। नाउ अब क्या करूंगा मैं, इसका उल्टा मतलब एमपी को नीमच का सबसेट प्रूव करके दूंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे एमपी का हर मेंबर नीमच में आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ ना कि नीमच और एमपी इक्वल हो गए, वही तो बताना है, वही चीज प्रूव करके दूंगा। देखो नीमच का हर मेंबर एमपी में है और एमपी का हर मेंबर नीमच में है, अब ऐसा प्रूव करके देता हूं मैं, यहां पर नहीं होगा ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यहां पर प्रूव होगा ना। इधर से स्टार्ट करेंगे, y लिख लो, कुछ और ले लो, y belongs to B यूनियन A। शुरुआत के प्रूफ है बहुत अजीब से प्रूफ है, पहली बार पढ़ते हैं, जैसे कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ पढ़ा था 10th क्लास में, अजीब सा लगा था। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होगी, नए नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आएगा आपको समझ में, किस टाइप की समझ में किस तरह से करने। तो ये पहला किस टाइप का प्रूफ पहला, और खूब सारे प्रूफ करेंगे समझ में आ जाएगी बात। दिस इंप्लाइज, वही डेफिनेशन लिखूंगा मैं, डेफिनेशन ऑफ यूनियन। फिर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, स्टेटमेंट को ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेशन ऑब्वियसली स्टेटमेंट के रीजन में लॉजिकली लिख सकते हैं। y a में है या y b में है तो y belongs to a यूनियन b हो जाएगा। हमने mp का एक एलिमेंट लिया था, इसका एलिमेंट लिया था नीमच का, सॉरी ना, इधर b मैंने mp का हर एलिमेंट लिया था, वो किसने प्रूव करके दे दिया, एवरी मेंबर ऑफ mp इज इन नीमच। इधर क्या प्रूव किया था, नीमच का हर मेंबर एमपी में, अब एमपी का हर मेंबर बी यूनियन एमपी है, वो किसने चला गया, ए यूनियन बी, नीमच में आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, एवरी मेंबर ऑफ एमपी इज इन नीमच, इसका मतलब बी यूनियन ए सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। डेफिनेशन, ये डेफिनेशन से लिखने हैं हम, और किसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ यूनियन सबसेट, ये सबसेट की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ सबसेट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये चीज हो रही है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ए यूनियन बी बी यूनियन ए का सबसेट है, और बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट है। इसी इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसकी बात कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 into A यूनियन B इक्वल टू B। ऐसे प्रूफ करने होते हैं, ऐसे नहीं करने थे, एग्जांपल लेकर स्क्रीनशॉट में